Welcome student to the new session of work power energy. We are on the third class of work power energy, and in today's class we will discuss the stable equilibrium, conservative forces, non-conservative forces, potential energy stored in the string. काफी important topics हैं जो हम cover करेंगे. Examination point of view से बहुत important है. इसमें से कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है. कब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे. तो चलिए सबसे पहले तो क्लास शुरू करते हैं और एक क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लास का था उसको हम आज यहाँ पर लेते हैं. ये देखिए, वर्क डन इन टाइम t on a body of mass m which is accelerated from rest to speed v in time t1 as a function of time t is given by. तो देखिए अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. वेलोसिटी v है और कितने टाइम में है, तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया v बाय t1. अब हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करेंगे. तो डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये टी सेकेंड में हमसे पूछा गया है. तो ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे v बाय t1 टी स्क्वायर. तो ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन. अब हमें वर्क कैलकुलेट करना है, तो वो भी बहुत सिंपल है. वर्क आप जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स को आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v बाय t1 और s हम अभी निकाल चुके हैं. s की इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, हाफ v टी स्क्वायर अपॉन t1. तो ये मिल गया हमें 1/2 m v स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर. तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट. नाउ वी हैव गॉट द आंसर, हाफ m v स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर. ये आपका आंसर आ गया. तो अनडाउटेडली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. इसको हम R3 बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम इसको, R3. मिनिमम हमें इसे तीन बार हमें ऐसे रिवाइज करना चाहिए. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. ये देखिए यहाँ एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ रखी. तो फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं. सबसे पहले तो हमें क्या करना था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज करा हमने और फिर हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया. उसके बाद हमसे पूछा गया है कि वर्क डन बाई टी टाइम में बताओ. वर्क डन कितने टाइम में वर्क डन बताओ, टी टाइम में. तो डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकंड कैसे निकालेंगे, उसके लिए यूज किया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये आ गया एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे हमने ए की वैल्यू जो अभी निकाली थी v बाय टी वन वो रख दी. ये डिस्प्लेसमेंट भी तैयार है हमारा. अब हम सीधे वर्क डन के फॉर्मूले पे आ सकते हैं. तो हमारा वर्क डन का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो है एफ इंटू एस. एफ को हमने क्या लिखा, मास इंटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू रखी v बाय टी वन और फिर s की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी. ये जो s की वैल्यू है इसको यहाँ रख दिया. तो हमारा ये वर्क डन का कंसेप्ट, वर्क डन का हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि हमसे पूछा गया है टी टाइम. तो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये हमें निकालना पड़ेगा. तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को करा जाता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए. R3 मैंने इसको ग्रेड दिया है. R3 का मतलब कम से कम हमें भाई इसे तीन बार रिवाइज करना चाहिए. जो लोग लेट आए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में जगह छोड़ दें
और आगे हमें बढ़ना है क्योंकि हमें आज काफी कवरेज करनी है। तो चलिए आज की क्लास के मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड सेंट्रल फोर्स। देखिए सेंट्रल फोर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे सारे फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस व्हिच फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। एग्जांपल दो बहुत क्लियर है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाएगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा कूलम्स फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो भी एक सेंट्रल फोर्स है। तो हम तीन तरह के फोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड सेंट्रल फोर्सेस। तो सबसे पहले बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स की। भाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? यहाँ लिखा है, फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पाथ। So in short, we can say that in case of conservative force, path is not important. Work is independent of path. Work does not depend upon work does not depend upon path. ये बात आपको याद रखनी है कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट है। वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा। ये उस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा along which path the body is moved from initial position to the final position। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था सेंट्रल फोर्सेस के दो एग्जाम्पल दिए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर द सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाई दे आर सेंट्रीपिटल फोर्स? बिकॉज दे फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहाँ लिखा है एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, all central forces are conservative like gravitational, electrostatic, elastic force। देखिए जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो इलास्टिक फोर्स होता है, F इक्वल टू kx, तो वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। तो इतने एग्जांपल्स काफी हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस को समझने के लिए। अब सेंट्रल फोर्सेस की बात करते हैं। अ फोर्स whose line of action always passes through a fixed point, which is known as center of force, and whose magnitude depends only on the distance from this point, is known as central force। इसको नोट कर लीजिए, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, F is inversely proportional to the distance square। तो ऐसे सारे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो स्टूडेंट ये है कि एक सेंट्रल फोर्सेस कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स की हमने डेफिनेशन दी है कि द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसको नोट कर लीजिए। तो जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, स्प्रिंग फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, दे आर ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस। आगे चल के हम इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑल फोर्सेस फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस, ये मैंने आपको बताया था। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम फोर्स। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। Central forces are function of position only, so they depend upon the distance। तो दो बहुत फेमस एग्जांपल है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स का है और एक कूलम फोर्स का एग्जांपल है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने आपको बता ही दिया था, F is inversely proportional to the square of distance, so this is called inverse square law। अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है। A force is said to be non-conservative if work done by the force in moving a body depends upon the path। जब वर्क पाथ पे डिपेंड करता है तब ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
अच्छा, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज नॉट जीरो इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम कहते हैं जब एक बॉडी को एक सर्कल पर एक पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर हम लेके आएंगे तो ये हो गया हमारा क्लोज पाथ, तो वर्क डन होगा जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। पर हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में क्लोज पाथ में वर्क डन जीरो नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क डन इज नॉट जीरो, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज पाथ का मतलब बहुत सिंपल है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। तो क्लोज पाथ को हम बहुत सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होती है? सेम होती है, तो ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं? क्लोज पाथ बोलते हैं। ओके, फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये इंपॉर्टेंट बात हो गया कि फ्रिक्शनल फोर्सेस को हम हमेशा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। दिस इज बिकॉज द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ। वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पाथ। जितनी लेंथ ऑफ द पाथ ज्यादा होगी तो उतना ही नेगेटिव वर्क होगा, along which the body is moved. It does not depend on the initial and final position. The work done by frictional force in a round trip is not zero. ये हो गया हमारा एक important point कि राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। राउंड ट्रिप का मतलब बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो ऐसी को हम बोलते हैं राउंड ट्रिप। एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, all velocity dependent forces such as air resistance, viscous force are non conservative force। तो एयर रेजिस्टेंस को भी, क्योंकि रेजिस्टेंस का फोर्स है काइंड ऑफ फ्रिक्शन, तो नॉन कंजर्वेटिव हुआ। विस्कस भी क्या है? विस्कस फोर्स भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जितने भी फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, वट एवर देयर टाइप इज, दे आर ऑलवेज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। वो सभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। एयर रेजिस्टेंस इज आल्सो काइंड ऑफ फ्रिक्शन। विस्कस फोर्स तो होता ही है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग लिक्विड्स। याद करें अगर हम, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अब ये टॉपिक शुरू हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी, पहला पॉइंट, द एनर्जी possessed by the body by virtue of its position or configuration in a conservative force field। तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है, बॉडी की पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है, हम उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा पॉइंट आगे चल के क्लियर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। यस, ये इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है जैसे जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वहां हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। वो हाइट डिपेंडेंट होती है, पोजीशन डिपेंडेंट होती है। Potential energy of a body at any position is a conservative force field is defined as the external work done against the action of conservative force in order to shift it from a certain reference point to the present position। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप ग्रेविटेशन में ये बॉडी एक मान लीजिए ग्राउंड पे रखी हुई है
और वी लिफ्ट द बॉडी अप टू हाइट h। और जो अर्थ की फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, mgh, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यही कहना चाहते हैं। एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था ग्रेविटी का फोर्स mg, उसके अगेंस्ट में हमने एक बॉडी को इस पोजीशन से हाइट h हाइट पर लेकर गए, लिफ्ट करा h हाइट पर अगेंस्ट द ग्रेविटी, यही लिखा है हमने। डिफाइंड एज द एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स in order to shift it from a certain reference point to the present position। ये रहा certain reference point ground और present position रही h। और वर्क डन जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगाया, उसके इक्वल एंड अपोजिट, और इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें इन्हें याद रखना चाहिए, प्रॉब्लम प्रैक्टिस में हम इन्हें यूज करेंगे। यस, एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक R4 कम से कम 4 बार रिवीजन करिए। रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, डेल यू बाय डेल एक्स का मतलब है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है डेल यू बाय डेल एक्स, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हाईलाइट करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इसी पर बेस काफी न्यूमेरिकल्स आप देखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में, काफी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, और लेट मी टेल यू वो सारे न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उन्हें सॉल्व करना, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो आई जे के हैं, दे आर यूनिट वेक्टर्स। आई रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, जे रिप्रेजेंट वाई एक्सिस एंड के रिप्रेजेंट जेड एक्सिस। The force may have the three component, x component, y component and z component। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें याद रखनी चाहिए। फिर आगे हमने लिखा है फोर्स वेरीज विद ओनली इन वन डायरेक्शन। तो देखिए ये फॉर्मूला हम आगे चल के आप इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे। F इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स, यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी यू इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। तो प्लीज इसे याद रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज करेंगे एप्लीकेशन में, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छे से नोट करिए, R4 मतलब कम से कम 4 बार रिवाइज करना है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी। That's why we are staying on this. This is most important. अब देखिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए du था, ये जो हमारा प्रीवियस था ये था du, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये था F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो du को क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ डी एक्स। तो जब du को माइनस एफ डी एक्स लिखेंगे तो आगे अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ये देखिए इंटीग्रेशन करा, u1 टू u2, u1 का मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और u2 का मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, x1 का मतलब इनिशियल पोजीशन, x2 का मतलब फाइनल पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, हमेशा याद रखिए, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव,
अगर पॉजिटिव है पोटेंशियल एनर्जी तब क्या होगा? तो याद रखो, फोर्स फील्ड इज रिपल्सिव। यहाँ दो बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो फील्ड कैसी है, फील्ड का नेचर क्या होगा? रिपल्सिव होगा। अब दूसरा पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है भाई पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी तो फोर्स फील्ड क्या होगी? अट्रैक्टिव। इसको ध्यान रखना है। तो फोर्स फील्ड अट्रैक्टिव कब होगी? जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? निगेटिव होगी। ये दो बातें बहुत काम की हैं, हमें इन्हें याद रखना चाहिए। अब देखिए, ये जो ग्राफ है इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप, तो ये रिपल्सिव फोर्स बताया गया हमने। तो देखिए वाई एक्सिस पे हमने लिया है एनर्जी, और यहाँ पर लिया हमने डिस्टेंस। आर का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस होगा। यू का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए हम रिपल्शन फोर्स की बात करते हैं। अब आप देखिए, आप इस कर्व पे जब आगे बढ़ते हैं, तो जब हम इस कर्व पर आगे बढ़ते हैं तो आर की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और रिपल्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यही हमने लिखा है, इफ आर इंक्रीजेस, अपवर्ड एरो क्या बताता है? इंक्रीजेस। इफ आर इंक्रीजेस, सेपरेशन बिटवीन बॉडी एंड फोर्स सेंटर, डिस्टेंस, सेपरेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती है। अट्रैक्ट, अच्छा देखिए, एक मिनट, इसको हमने यहाँ लिखा है, आई एम सॉरी। इफ आर इंक्रीजेस, ये देखिए आर इंक्रीज हो रहा है, तो ये कर्व नीचे आ रहा है। नीचे आने का मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है कम हो रही है। तो ये जो रिपल्सन वाला पार्ट है ये यहाँ पर है। इफ आर इंक्रीजेस देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, फोर्स फील्ड इज रिपल्सिव इन नेचर। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिए। ये रिपल्शन समझा दिया। अब अट्रैक्शन वाले कर्व को देखते हैं। अब जैसे जैसे आप इस कर्व पे आगे बढ़ेंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये कर्व ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमने लिखा इंक्रीजेस देन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अब थोड़ा आपको समझाते हैं कैसे होता है ये। मान लीजिए, इसको समझाते हैं। आर को आपने इंक्रीज कर दिया, तो मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी पहले थी -7, और बाद में हो गई -2, विच इज ग्रेटर? -7 इज ग्रेटर और -2 इज ग्रेटर? U2 इज ग्रेटर देन U1, इसलिए ये पॉइंट लिखा गया है। क्योंकि निगेटिव साइड में वैल्यू कम हो रही है, उसका मतलब है वैल्यू बढ़ रही है। वाई U2 इज ग्रेटर देन U1? कभी सोचा है? U2 माइनस U1 निकाल लो। कितना आया? -2 + 7 क्या आया? पॉजिटिव। जब बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करते हैं, तो अब आप काम की दो बातें याद रख लो। अट्रैक्शन के केस में अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और अगर रिपल्शन के केस में हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो अपर पोर्शन है ग्राफ का ये रिपल्शन बता रहा है, और नीचे वाला पोर्शन क्या बता रहा है? अट्रैक्शन। प्लीज रिमेंबर द ग्राफ। इस ग्राफ को आप याद रखें। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, आप उसे नोट करिए। देखिए, फॉर रेगुलरली शेप्ड यूनिफॉर्म बॉडीज। अब रेगुलरली शेप्ड यूनिफॉर्म बॉडीज क्या होती है? स्फीयर होता है, रॉड होता है, सिलेंडर होता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है। ये जितनी भी बॉडीज हैं, ये क्या है? रेगुलरली शेप्ड बॉडीज होती है। रेगुलरली शेप्ड bodies इन्हें कहते हैं। The potential energy change can be calculated by considering their mass to be centered at geometrical center point. अब जैसे देखिए, आप ये फिगर है, इस फिगर में आपको एक रॉड बताई गई है। रॉड की लेंथ अगर आप देखेंगे तो आपको रॉड की लेंथ कितनी दिखाई दे रही है? L। तो हम मानते हैं अगर रॉड का मास m है, मान लीजिए, सपोज करिए, एज्यूम करिए कि रॉड का मास m है,
तो रॉड का मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे टोटली कंसंट्रेटेड रहेगा। हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन से कि अगर टोटल मास इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ मास, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अगर रॉड की लेंथ L है तो उसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से कितने हाइट पर होगा? ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगा? L/2 हाइट पर होगा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इसकी mgl नहीं होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgl/2, mgl/2। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है जो आगे चल के कई जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। ये डिस्टेंस होगा हमारा L/2। अब देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको R2 मार्क कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में सबसे पहले तो आप ग्राफ बना लीजिए। इस ग्राफ में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एच। तो ग्राफ की हेल्प से हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी सब चीजों को बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। एक्स एक्सिस पर आपने पोजीशन ऑफ पार्टिकल लिया डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे लिया है आपने पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए जब हम ग्राफ पर ए से बी पर मूव करते हैं, पहले समझिए ए टू बी, फिर बी टू सी। ये देखिए ग्राफ नीचे आ रहा है, तो मतलब ये बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और बी पर वो मिनिमम हो गई। फिर से समझिए, जब हम इस ग्राफ पर मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं ग्राफ इज मूविंग डाउनवर्ड। ग्राफ के मूविंग डाउनवर्ड होने का मतलब है ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और बी पर ये मिनिमम हो गई। और फिर जब हम बी से सी पर जाते हैं तो देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम को हमने यहाँ डिफाइन किया है। आफ्टर अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड from its equilibrium position, if it tends to come back towards equilibrium, then it is said to be in stable equilibrium. डेफिनेशन लिखिए, ग्राफ बनाइए, और आप जानते हैं F इक्वल टू माइनस यू बाई डी एक्स होता है। हम बात कर रहे थे ए से बी पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, बी से सी पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, और बी पर वो मिनिमम हो गई। फिर देखिए सी टू डी, अब डी से ई पर देखिए आप, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। ई पर वो मैक्सिमम हो गई, और फिर ई टू जी क्या हो रही है? वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। और एच पर आप देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? कांस्टेंट। आई एम होपफुल कि आपने ग्राफ बना लिया होगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख ली होगी। आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? आफ्टर पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, ग्राफ तो बना ही लिया होगा, फिर से आपके सामने है ग्राफ। आफ्टर पार्टिकल is slightly displaced from its equilibrium position, if it tends to move away from the equilibrium position, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में लौटना नहीं चाहता है, उससे दूर जाना चाहता है, then it is said to be in unstable equilibrium। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लिख लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर हम पॉइंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब अच्छा हाँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने पहले किसकी बात करी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बी पर आप देखिए, एट बी इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है वहां पर हमें मिलता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये रहा मिनिमम। हाँ, अब बात करते हैं
ई की, ई पर एट ई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक और चीज पीछे जाकर, एक और चीज है, एट बी डी यू बाई डी एक्स इज जीरो, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन डी यू बाई डी एक्स इज जीरो, और बी के लेफ्ट पर, लेफ्ट ऑफ बी डी यू बाई डी एक्स इज नेगेटिव। कैसे? ये थोड़ा लंबा रुकेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए कैसे, ये देखिए ये एंगल क्या हो गया, 90 से बड़ा हो गया, तो लेफ्ट ऑफ बी पर, लेफ्ट ऑफ बी पर क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है जिस पॉइंट पर, उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम बात करते हैं उसके राइट में, तो बी का राइट पॉइंट क्या है भाई, बी का राइट पॉइंट है सी, यहाँ बात करते हैं, ये देखिए ये, और फिर आप देखते हैं कि ये जो एंगल है ये 90 से कम है, तो अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, राइट ऑफ बी डी यू बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। प्लीज इसे नोट करिए, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे हमारे इन्हीं चीजों पर बेस्ड होंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम की मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यू को डिफरेंशिएट करो और जीरो के बराबर कर दो, और हमेशा याद रखो जहां जिस पॉइंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है उसके लेफ्ट में डी यू बाई डी एक्स क्या होता है, निगेटिव, और उसके राइट हैंड पर डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है। अब क्या होता है कि ये सब मैथमेटिकल कंसेप्ट है, स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन करना तो पड़ेगा हमें। हाँ, अब बात कर रहे थे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए ई पर मिलता है हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसकी कंडीशन क्या होगी, डी यू बाई डी एक्स। इस, तो आप पूछेंगे कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम की भी कंडीशन था डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की भी कंडीशन है डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो उसका तरीका है स्टूडेंट, आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री और जी ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो अब हम कह सकते हैं भाई एट द लेफ्ट ऑफ ई, जहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है, डी यू बाई डी एक्स इज पॉजिटिव। क्वेश्चन करेंगे, कैसे करेंगे ये आपको सिखाएंगे। एट द राइट, टू द राइट कह सकते हैं, एट द राइट ऑफ ई डी यू बाई, क्वेश्चन आए हैं इस पर, डी एक्स इज नेगेटिव। तो ये पॉइंट आप लोग स्टूडेंट नोट कर लो, आप समझ लो, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, वेदर इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा हाँ, एक और चीज, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अब देखिए खास बात है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है ये मैक्सिमम हो गई, क्या हो गई, मैक्सिमम, और अनस्टेबल के केस में मिनिमम, अनस्टेबल के केस में मिनिमम। अब क्वेश्चन आएंगे तो वेरियस क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करे जाएंगे, डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स याद रखिए कि ग्राफ को कैसे रीड करना है, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की।
तो वही पहले तो आपको बता दें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। आफ्टर अ पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट, देन अगर हम उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, उसकी पोजीशन बदल दें और फिर भी उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करे, तो हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की यहाँ कंडीशन क्या होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, पहली चीज। तो du बाय dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो फोर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना मजेदार है, देखो आप अच्छे से जानते हैं कि फोर्स क्या होता है भाई, माइनस du बाय dx होता है ना, अभी बताया था आपको, वो जीरो हो गया, इसलिए तो कहा गया है। अब दूसरी चीज कि भाई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर मिलता है, ये देखिए एच पॉइंट पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मिलता है। ये जो एनर्जी कर्व है ये फ्लैट हो जाती है, पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस हो जाती है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब फिर से मैं बता दूं, बी ई और तीसरा पॉइंट क्या है, एच। बी पर, ई पर हमें क्या मिलेगा, अनस्टेबल। बी पर हमें क्या मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ग्राफ से स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हम पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी थी किसकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की, जो बी पर मिला। फिर हमने बात करी थी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, जो ई पर मिला। फिर हमने बात करी थी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की, जो हमें कहाँ मिला, एच पर मिला। अब देखिए, अब चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम इज गिवन बाय U इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx। ठीक है, where a and b are constant, find out the expression for force। अब देखिए पहली चीज, फोर्स क्या होता है, माइनस du बाय dx। तो भाई हमें इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ax स्क्वायर माइनस bx को। करते हैं, ओपन कर दीजिए, माइनस डी डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर, माइनस माइनस, ये देखिए माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ डी एक्स, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी को बाहर निकालो, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये हो गया माइनस 2ax, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया b। ये तो हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में सेकंड क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, हमेशा याद रखो स्टूडेंट, du बाय dx जीरो होगा, चाहे कोई सी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो। अब du बाय dx क्या था, माइनस एफ था, एफ जीरो, तो ये हो गया माइनस 2ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, माइनस 2ax इक्वल टू माइनस बी। तो पता चल गया x इक्वल टू बी अपॉन 2a पर इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी। कहाँ मिलेगी, b अपॉन 2a पर। अब पूछा है कि तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालो इक्विलिब्रियम पे। तो सबसे पहले तो हमने पता लगा लिया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिलेगी, x इक्वल टू बी अपॉन 2a पर मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, इसमें हम x की जगह पुट कर देंगे b अपॉन 2a।
कितना पुट कर देंगे, बी अपॉन 2a। तो हम निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। ये देखिए u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, एक्स की वैल्यू रख दें बी अपॉन 2a इंटू एक्स बी अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब क्या करिए आप, एक ए से ए कैंसिल कर दीजिए, बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यस, R2। अगर आपने पहले, आज से पहले ऐसे क्वेश्चंस अगर नहीं सॉल्व किए तो इट इज एडवाइजेबल कि इन्हें सॉल्व करना सीखिए, इंपॉर्टेंट होते हैं, और रिवाइज करिए 2 बार। In this time we are going to cover each and everything completely. Nothing will be left. But you need to revise। अपनी नोटबुक को मजबूत बनाइए। देखिए, the potential energy of a particle of mass 1 kg free to move along the x-axis is given by ux x square by 2 minus x joules. If total mechanical energy of the particle is 2 joule, then find the maximum speed. Most important. मास दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है, 1 kg। पोटेंशियल एनर्जी भी दी हुई है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी दी हुई है 2 जूल। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। अब पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ये भी दी हुई है, और ये कितनी दी हुई है, 2। वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, क्योंकि ये बोला है मैक्सिमम स्पीड निकालो। मैक्सिमम स्पीड बताता है, मैक्सिमम स्पीड का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। पहली चीज, पहला पॉइंट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, वो दिया हुआ है 2, इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा का कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। अगर स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। When kinetic energy is maximum, then potential energy is minimum. Is minimum, and for minimum potential energy, du by dx equal to 0। डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 तो कांस्टेंट है, इंटू 2x। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, 1। तो जब x 1 है, जब x 1 है, when x is 1, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 माइनस 1 बाय 2। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इनको कैसे किया जाता है ये सीखना होगा। हम कोई आउट ऑफ वे नहीं जा रहे हैं, हम वी आर टेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सिंपल, मीडियम, टिपिकल, एंड वी आर कवरिंग ऑल कंप्लीट थ्योरी। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई -1/2।
आप इसे नोट करिए क्योंकि मुझे इसको रब करना पड़ेगा। Once you note it down, then I will do it. ओके, अब हम फर्स्ट इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी की इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाएगी। आप लोगों के साथ एक इश्यूज है कि आप कभी नहीं बताते हैं कि आपने लिख लिया, फिर ये वापस नहीं आएगा भाई, ध्यान रखना। ये अच्छी आदत नहीं है। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। तो वो आ गई -1/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी 3/2, वो हो गई हाफ mv² इक्वल टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, m की वैल्यू 1, 1v² इक्वल टू 3, v इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने इस आंसर को क्या करा, सॉल्व करा। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही थी कि भैया मैक्सिमम स्पीड का मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल 7th क्लास ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। यहाँ से हमें क्वेश्चन का हिंट मिल गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए du/dx क्या होगा, जीरो होगा। हमने डिफरेंशिएट किया और जीरो के इक्वेट किया, तो हमें पता चल गया कि किस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, x इक्वल टू 1 पे मिनिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में हमने x को क्या पुट कर दिया, x को क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। तो हर क्वेश्चन को करने का एक टेक्निक होता है, वो आपको सीखना